organism reproduce? Okay. तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, और शेयर भी करिए अपने सभी क्लासमेट्स को, इवन क्लास 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स आप कांटेक्ट में सबको शेयर करिए, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है रिप्रोड्यूस, दैट मींस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो इसकी एक सिंपल एंड क्लियर डेफिनेशन है, it is a process in which an organism reproduce as like same individual। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। देखिए मैंने इतना तो बता दिया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? रिप्रोड्यूस कर देता है, जन्म दे देता है। पर आप लोगों को बताना ये है कि आखिर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ओके। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप में क्रिएट किया गया है एनसीईआरटी में। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह नई कॉपी नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसको यहाँ बहुत डिटेल में समझाया गया है कि जैसा कि हमने क्लास 9 में स्टडी की थी, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सभी सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, कंटेन करते हैं और इनहेरिट करते हैं, यही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से उनके बच्चे में जो कैरेक्टर जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? तो क्रोमोसोम के थ्रू जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये सब कुछ हम लोगों ने क्लास 9 में स्टडी की है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस में वही इंफॉर्मेशन सोर्स का काम भी करता है, प्रोटीन बनाता है, यही इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो डिफरेंट प्रोटीन भी क्या होता है? डिफरेंट बन जाता है। और डिफरेंट अगर प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा? बॉडी का डिजाइन भी अल्टर कर जाएगा, यानी कि बच्चे का बॉडी का डिजाइन क्या होगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब साफ सा है कि डीएनए की कोई कॉपी बन जाएगी। डीएनए जो है वो बहुत ही नेसेसरी है किस चीज के? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए डीएनए जो है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पूरा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डाउट कोई रहा तो ठीक है, और नहीं डाउट रहा तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं इस पे वीडियो तुरंत बनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन used by single cell ऑर्गेनिज्म। कौन से ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है फिजन, फिर बडिंग, थर्ड रीजनरेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन, एंड सिक्स्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस हैं जो कि हमें डिटेल में स्टडी करनी है। फिजन, बॉडी रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं तो उसमें टॉपिक्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स किया जाता है, और अगर आप उठाते हैं एस्चन तो एस्चन में टॉपिक्स को बहुत ही वाइड तरीके से दिया जाता है, ठीक है, जिसे समझना और क्लियरेंस एकदम माइंड में सेट हो जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आपको उतना भी स्टडी करना है जितना कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ये मोर देन इनफ है फॉर योर एग्जाम, ओके। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मोर देन इनफ है फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, ओके। इससे अधिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है। कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं जो कि चैप्टर के एंड में डिस्कस करने चाहिए या फिर जब सिलेबस ओवर हो जाए तब डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वो डाउट क्लियर जरूर होगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले फिजन के बारे में स्टडी करना, ठीक है। इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन द सेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट
fission. Fission, first mode of reproduction in unicellular organism is fission. Okay, fission का सेंस क्या होता है, क्या है fission? Fission means splitting. ठीक है, fission कितने टाइप्स का होता है? तो fission is of two types. Okay, first one is binary fission and second one is multiple fission. Okay, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में. ओके, बाइनरी फिजन के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं एंड मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है और टू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. देखिए आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसमें कभी भी पेरेंट बॉडी की डेथ नहीं होती है. ये चीज आप अपने सभी प्रोसेस को समझेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो पेरेंट्स बॉडी है उसकी डेथ कभी हो ही नहीं रही है. जैसे कि हम बाइनरी फिजन में समझ लेते हैं, इसमें एक से कितने बनते हैं? दो. ठीक है, कैसे? इसका एग्जांपल हो जाता है बाइनरी फिजन का अमीबा. अमीबा की बॉडी में होता है क्या? बाइनरी फिजन. देखिए ये है आपके अमीबा की बॉडी. ठीक है, इसमें यहाँ पे है न्यूक्लियस. ठीक है, दिस वन इज न्यूक्लियस. इनर फील्ड है इसमें क्या बताइए? साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म इनर फील्ड है. तो ये क्या है? सेल वॉल है. इसके अंदर फील्ड है साइटोप्लाज्म और ये क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है, ये किसकी बॉडी है? तो ये बॉडी ऑफ अमीबा. ये अमीबा है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इस सेकेंड स्टेप में बॉडी तो इसकी ऐसे ही रहेगी अमीबा की, लेकिन जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो क्या करने लगेगा? स्टार्ट करेगा स्प्लिट करना, यानी कि टूटना न्यूक्लियस स्टार्ट कर देगा. ठीक है, न्यूक्लियस टूटने लगा. इसमें साइटोप्लाज्म ऐसे ही फिल रहेंगे. यहाँ हम लिख लेंगे कि इस प्रोसेस में क्या हुआ? न्यूक्लियस स्टार्ट्स स्प्लिटिंग. न्यूक्लियस स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल वॉल को भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है. अब बताइए क्या एक ही सेल में, एक ही सेल वॉल में क्या दो न्यूक्लियस पॉसिबल है? बताइए, दो न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड्स और यहाँ हम देख पाएंगे इस सेल वॉल स्टार्ट्स स्प्लिटिंग. यही हुआ है ना. अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दो अलग अलग सेल वॉल के साथ क्या हो जाएंगे? अमीबा बनके तैयार हो जाएंगे. सिंपल सी बात है, दो अलग अलग अमीबा बनके तैयार हो गए. ठीक है, सबके अंदर साइटोप्लाज्म अच्छे से फिल हो गया. इन दोनों को हम क्या कहेंगे? टू डॉटर अमीबा. अमीबे. ठीक है, देखिए ये थी पूरी प्रोसेस किसकी? बाइनरी फिजन की. तो बाइनरी फिजन की प्रोसेस क्या होती है? क्लियर हुई? बाइनरी फिजन में एग्जांपल होता है अमीबा. इन फर्स्ट स्टेप अ सेल वॉल कंटेन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म. Then nucleus start splitting. Okay, and it is not possible that in one cell more than one nucleus is present. Okay, that's why cell wall also starts splitting, and in the last phase nucleus as well as cell wall both are split away and make two daughter amoeba. ठीक है, so this is the process of binary fission, and now we have to study about our topic, that is multiple fission. Okay, so let's start. Okay, so now we have to study about मल्टीपल फिजन. इसका एग्जांपल क्या होता है?
प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम की बॉडी है, ठीक है। ये पूरे प्लाज्मोडियम की बॉडी है, प्लाज्मोडियम बॉडी, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल, ये प्रेजेंट है सेल। इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस, और इसके साइड साइड में ये जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो हमको जैसा कि पता है कि एक सेल थी, उसके अंदर न्यूक्लियस था, वो क्या हुआ, बार बार स्प्लिट करते गया, 1 से 2 बने, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, ऐसे डिवाइड हो रहा था और आना, इतना न्यूक्लियर है। तो ठीक बाइनरी फिजन की तरह इसके भी सेल और न्यूक्लियस क्या होंगे, लगातार डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर क्या बन रहे हैं, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे बन गए, ठीक है। अब देखिए एक टाइम ऐसे आएगा, मान लीजिए कि आप एक बैलून ले लीजिए, ठीक है। उस बैलून में आप हवा कब तक फिल कर पाएंगे, आप उस बैलून में एयर कब तक फिल कर पाएंगे, जब तक उस बैलून के अंदर कैपेसिटी होगी, अदरवाइज वो बैलून क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक उसी तरह से इसके अंदर सेल न्यूक्लियस तब तक डिवाइड कर पाएंगे जब तक इसके अंदर कैपेसिटी होगी, और जब इसके अंदर कैपेसिटी खत्म होगी तो ये क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, और जब बर्स्ट करेगा तो सभी सेल अपने अपने न्यूक्लियस के साथ क्या होंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसका नाम क्या था, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन से एक से कितने सारे बने, बहुत सारे बने, है ना। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बॉडी ऑफ साइटोप्लाज्म बर्स्ट, साइटोप्लाज्म की बॉडी क्या हुई, बर्स्ट हो गई, ठीक है। एंड more than 2 plasmodium is released। फिर इनके अंदर भी सेम वही प्रोसेस होगी, सेम ऐसे ही डिवीजन होते रहेंगे, एक टाइम पे बॉडी बर्स्ट होगी और बहुत सारे प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, फिजन क्लियर हो गया। देखिए सेकंड प्रोसेस होती है रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल कौन होता है, प्लेनेरिया। देखिए मैं इसमें आपको इतना क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि देखिए ये एग्जांपल तो नहीं है पर एज ए लिंक मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग छिपकली को देखना, छिपकली की पूंछ क्या हो जाती है, कट जाती है, और कुछ टाइम के बाद देखेंगे आप तो अपनी पूंछ को क्या करती है, फिर से डेवलप करा लेती है, ठीक है। हमारे हेयर्स है, हेयर्स क्या होते हैं, कट हो जाते हैं और फिर से वो डेवलप करते हैं, हमारे नेल्स फिर से डेवलप कर जाते हैं, तो रीजनरेट कर जाते हैं, तो यही प्रोसेस रीजनरेशन होती है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, सिंगल सेल है। तो देखिए इनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये प्लैनेरिया की बॉडी थी, ठीक है। ये बॉडी क्या हुई, ये प्लैनेरिया की बॉडी है, किसी वजह से बॉडी स्प्लिट कर गई, ठीक है। जैसे ही ये बॉडी स्प्लिट करेगी, देखिए स्प्लिट की तो एक आपका ये पार्ट हो गया, अगला पार्ट क्या हुआ, कुछ ऐसा पार्ट है आपका अगला, ठीक, और थर्ड पार्ट कैसा है, तो कुछ ऐसा है ना। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 3 पार्ट बन गए। अब इसमें सेम वही प्रोसेस होगी कि आपने अपने बॉडी पार्ट, जैसे ये है तो इसको आगे में इतना और चाहिए, तो इसको ये क्या कर जाएगा, डेवलप करा जाएगा, ठीक है। ये डेवलप कर लेगा और डेवलप करके नया प्लैनेरिया बना लेगा, ठीक है। ये इसका पुराना प्लैनेरिया हो गया और बाकी ये नया बना लिया, ठीक है। सेम वैसे ये इसका हो गया, सेम वैसे इसका भी होगा, ये भी एक नया प्लैनेरिया बना लेगा, है ना। ये वाला पार्ट तो इसका इसी का था और बाकी इसने अपना रीजनरेट कर लिया, और सेम इसका भी हो जाएगा ऐसे कि बाकी तो पार्ट इसका आपका था और जो बचा, जो रीजनरेट हुआ था या फिर किसी वजह से टूट गया था, स्प्लिट हो गया था, इसको इसने खुद से बना लिया, ठीक है। तो देखिए ये है रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि कुछ एक ही टाइप की प्रोसेस होती है, लेकिन आप अभी से ध्यान रखिए कि रीजनरेशन में बॉडी पार्ट कट तो हुए, बॉडी पार्ट्स कट तो हुए हैं, लेकिन वो फिर से अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट कर रहा है उन्हीं बॉडी पार्ट्स को, ऐसा नहीं है कि इसने कुछ और अपना अलग से बॉडी पार्ट किसी और से ज्वाइन किया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसने अपने
तो वही बॉडी पार्ट की खुद की कैपेसिटी होती है प्लानेरियाज के अंदर कि अपने बॉडी पार्ट को फिर से क्या कर सके, रीजनरेट कर सके। ठीक है, अब हमें समझना है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक स्पाइरोगाइरा की बॉडी है, ठीक है, और होता क्या है, ये स्पाइरोगाइरा की बॉडी है, किसी वजह से, किसी एक्सीडेंटल केस में या किसी वजह से ये बॉडी क्या हो गई, कट गई। ठीक है, बॉडी कट गई, इसका एक पार्ट कुछ ऐसे रह जाएगा, है ना, दूसरा पार्ट इसका कुछ ऐसे रह जाएगा, और तीसरा पार्ट कुछ इस टाइप का रहेगा। इसमें क्या होगा कि ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, और ये पार्ट अलग हो गया। क्या इसमें रीजनरेशन की जैसी प्रोसेस होगा? तो जी नहीं, इसमें रीजनरेशन जैसी प्रोसेस नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि देखिए, जो पार्ट्स अलग अलग हुए हैं वैसे ही एक और प्लान एरिया में रहा होगा, सेम एज लाइक एक और प्लान एरिया में तो स्प्लिट किया होगा। एक क्या, एक सेल में तो बहुत सारे प्लान एरिया जैसे ही स्प्लिट किए रहेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लानेरिया क्या है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म तो एक नहीं, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लानेरिया स्प्लिट किए रहते हैं। अब ये क्या करेंगे कि हो सकता है कि ये पार्ट जाके इससे जुड़ जाए, ये फिर जाकर दोनों जुड़ के इससे जुड़ जाए, ये आपस में जुड़ जाए, ऐसे या फिर और भी रहेंगे कि इससे जुड़ गया तो अगला इससे जाके जुड़ गया, उससे जुड़ गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। बॉडी स्प्लिट की, अपनी बॉडी को लेकर दूसरे की बॉडी से जाके कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी बॉडी स्प्लिट की है। ठीक है, इस प्रोसेस में आता है फ्रेगमेंटेशन। देखिए होता क्या है कि रीजनरेशन में कटिंग हुई और स्प्लिटिंग हुई, फ्रेगमेंटेशन में स्प्लिटिंग हुई। अंतर क्या है इन दोनों में? तो रीजनरेशन में अंतर ये है कि जब बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हुए तो सभी टुकड़े जो है नए अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्रेगमेंटेशन में बॉडी के अलग अलग टुकड़े हुए ना, तो वो सब एक दूसरे से जाकर जुड़ गए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मान लीजिए कि एक ही प्लानेरिया, एक ही स्पाइरोगाइरा रहा, तो बहुत सारे स्पाइरोगाइरा अगर नहीं रहे तो क्या होगा, कैसे वो जुड़ेंगे? तो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक क्रॉस करके जुड़े, हो सकता है कि आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, और स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन कर जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। इनके एग्जांपल के नाम कुछ एक ही तरीके के हैं, प्लानेरिया एंड स्पाइरोगाइरा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रीजनरेशन का एग्जांपल होता है प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया में क्या होता है, स्प्लिटिंग तो होती है, और स्प्लिटिंग होने के बाद जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपने नए पार्ट्स क्या करते हैं, अपने बाकी बचे हुए पार्ट जो कट हो चुके हैं उनको रीजनरेट कर जाते हैं, फिर से डेवलप करा जाते हैं। लेकिन फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जांपल स्पाइरोगाइरा है, उसमें क्या होता है कि स्पाइरोगाइरा की जब बॉडी कट होती है तो या तो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से जाकर के एक दूसरे की बॉडी पार्ट से जाकर के इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल। ओके ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए क्लास 9 to 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स आपको कांटेक्ट में है। ठीक है, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन अब कंप्लीट हो गया, हमें स्टार्ट करना है बॉडी के बारे में। फोर्थ पॉइंट इज बॉडी। पॉइंट फोर्थ, दैट इज बॉडी। बॉडी का एग्जांपल क्या हो जाता है, हाइड्रा। इसमें क्या होता है, ये किसकी बॉडी है, हाइड्रा की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रा की बॉडी तो वैसे ही रह जाएगी, पर उसके साइड में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या हुआ कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रा की बॉडी तो ऐसे ही रहेगी जैसे थी, थोड़ी सी भी इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर था ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ये एक स्मॉल हाइड्रा का रूप ले लेगा। ठीक है, एक स्मॉल हाइड्रा ये बन जाएगा, कन्वर्ट इनटू स्मॉल हाइड्रा। कौन कन्वर्ट हो जाएगा, बर्ड कन्वर्ट इनटू स्मॉल हाइड्रा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रा की बॉडी तो वैसे ही रह जाएगी जैसे कि ये थी। ठीक है, और ये जो डिटैच हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो नया हाइड्रा यहाँ पे बना था जो बर्ड के फॉर्म में बना था। ठीक है, तो न्यू हाइड्रा detached from the
पेरेंट्स बॉडी। ओके, तो ये है पूरी प्रोसेस किसकी, बॉडी की। ठीक है, बॉडी में क्या हुआ, एग्जांपल हो जाता है हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे पहले बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एंड बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक छोटे से नए हाइड्रा में, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो अपने पेरेंट्स बॉडी से क्या होता है, डिटैच कर जाता है, अलग हो जाता है, नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमें समझना है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। फिफ्थ प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल हो जाता है ब्रेड माउथ। ब्रेड माउथ दैट मीन्स राइजोपस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ब्रेड का सरफेस है, ठीक है, इस पे एक छोटा सा फंगी ब्रेड माउथ लग गया। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ब्रेड पे जो फंगस लग जाता है वो लग गया। इसमें सेम मल्टीपल फिजन की तरीके से सेम सेल्स क्या होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, नए सेल्स बनाएंगे। ठीक है, एक टाइम क्या आएगा जब ये यहाँ से बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बर्स्ट कर जाएगा और जितने भी इसके अंदर में सेल्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, आएंगे सारे के सारे सरफेस पे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस सरफेस पे एक तो ये था ही, ठीक है, जो कि बर्स्ट किया, बर्स्ट करने का बहुत सारे सरफेस पे भी क्या हो गए, बन गए। ठीक है, तो ये किसकी प्रोसेस थी, स्पोर फॉर्मेशन की। अब हमें समझना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये लास्ट स्टेप होता है किसी भी यूनिसेलुलर के रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है समझने में। ठीक है, 6 है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द सेंस कि वेजिटेटिव पार्ट से ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स है, तो स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 6 जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ए होता है कटिंग, B is layering and C is grafting। ठीक है, देखिए आप सोच रहे हो कि हाँ स्टेम के थ्रू तो हम लोग रोज प्लांट को लगा लेते हैं। अगर हम बात करें रूट के थ्रू, तो रूट के थ्रू हम हिबिस्कस को लगा लेते हैं, लेकिन लीफ के थ्रू हम किस प्लांट को लगाते हैं, लीफ के थ्रू एक ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट आता है जिसकी लीफ को अगर आप तोड़ करके और कहीं पर डिग कर देते हैं या फिर इनफैक्ट अपनी बुक में भी रख देते हैं ना, और उसे सिर्फ मॉइस्चर मिल जाता है तो उसमें से रूट्स और नई नई स्टेम्स लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो लीफ का एग्जांपल होता है ब्रायोफाइलम। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, स्टेम और रूट का तो आप लोग हमेशा जानते हैं, पर लीफ का एग्जांपल हो जाता है ब्रायो, सिर्फ लीफ का है। ठीक है, ब्रायो फाइलम। ठीक है, अब सुनिए कटिंग की प्रोसेस में क्या होता है, इसका एग्जांपल सिंपल सा हो जाएगा रोज। रोज प्लांट, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट की क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं और कट करके सॉइल में डिग कर देते हैं। लेकिन किस शेप में हम कट करते हैं, तो वी शेप में हम कट करते हैं। ठीक है, वी शेप में हम किसी भी प्लांट की स्टेम को कट करेंगे और कट करके सॉइल में डिग कर देंगे तो ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे शेप में, ठीक है, साइड वी शेप में हम इसे कट कर सकते हैं और डिग कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये ग्रो करती हैं। अब अगर हम बात करें कटिंग में कुछ वैसा कुछ खास था नहीं। अब अगर हम बात करें लेयरिंग की, तो लेयरिंग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका एग्जांपल हो जाता है हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, पूरा मतलब एक प्लांट है। ठीक है, किसका, गुड़हल का, जिसकी स्टेम्स बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस निकली हुई हैं। एक ब्रांच को हम इसे क्या करेंगे कि ये हमारी धरती है, इसे हम क्या करेंगे एक ब्रांच में यहाँ ले आएंगे धरती में और यहाँ डिग करके थोड़ा सा धरती में निकाल देंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि हम यहाँ से निकाल तो जितने लीव्स वो तो है, पर नई नई कुछ और भी लीव्स क्या करने लगी हैं, ग्रो करने लगी हैं। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको यहाँ से कट करेंगे, ये तो हमारा पुराना प्लांट रह जाएगा और ये हमारा नया प्लांट भी डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, हिबिस्कस का। अब हम समझे अगर ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग का एग्जांपल हो जाता है एप्पल, मैंगो, नीम, पीपल, ये सब। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लांट है, कोई एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर, ये मान लीजिए कोई प्लांट, ठीक है, कोई ट्री है, ये मान लीजिए कोई ट्री है जिसका होता क्या है कि नीचे का हिस्सा तो अच्छा है, इसका
इसका जो जड़ है और नीचे वाला तना है ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, पर ऊपर ये फल नहीं देता है और सूखने भी लगता है, जबकि जड़ इसकी काफी मजबूत है। और वहीं हम बात करें एक ऐसा ट्री है जिसकी जड़ बहुत क्या है, कमजोर है, लेकिन फिर भी वो फल बहुत अच्छे दे रहा है। तो हम इस ट्री को बचाना चाहेंगे कि भाई ये तो फल अच्छा दे रहा है, तो ये हम इसे बचाना चाहेंगे। लेकिन वही जिसकी बात करें जिसकी जड़ हमें काटने लगी, लेकिन दोनों एक कैटेगरी होना चाहिए, या एप्पल या मैंगो नहीं, मतलब कुछ भी अगर है तो वो एक कैटेगरी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसका ये ऊपर का हिस्सा कट कर देंगे और इसके नीचे का हिस्सा कट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कट कैसे करेंगे, तो तिरछे में कट करने के बाद जो प्लांट का नीचे का हिस्सा अच्छा था उसे हम रख लिए, और जिस प्लांट का ऊपर का हिस्सा अच्छा था हम उसे रख लिए, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है। और उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, टाई करेंगे। किसको टाई करेंगे, कॉटन क्लॉथ को। लेकिन कैसे कॉटन क्लॉथ को, तो वेट क्लॉथ, वेट कॉटन क्लॉथ को, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, वेट सॉयल भी लगाएंगे। सबसे पहले हम ये जो दो हिस्से को एक के ऊपर एक रखे, इस जॉइंट पे हम क्या करेंगे, पहले गीली मिट्टी लगाएंगे और गीली मिट्टी लगाने के बाद हम उस पे कॉटन क्लॉथ से उसको राउंड अप कर देंगे, राउंड अप कर देंगे। और जब कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि नए प्लांट का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो गया है और उस प्लांट की रूट भी अच्छी है और स्टेम भी अच्छी है, ठीक है, फल भी अच्छे खासे दे रहा है। ये ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं स्टॉक और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साया। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं स्टॉक और नीचे के हिस्से को हम कहते हैं साया, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। आप लोगों को डाउट नहीं होगा, मुझे इतने क्लियरेंस है, ठीक है। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया। अब हमें स्टडी किसके बारे में करना है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में, ठीक है। तो इन सबको हमें डिटेल स्टडी करना है। तो चलिए आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिर्फ और सिर्फ हिंट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए कोई नया चैप्टर होगा। आप लोग इसे क्लास 7 से ही स्टार्ट कर दिए पढ़ना, इंटर क्लास 6 में भी इसकी हिंट स्टार्ट कर दी जाती है। तो आप लोग के लिए कोई नया चैप्टर है नहीं, पर फिर भी अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है तो, नहीं तो मुझे इतना पता है कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को मोर देन इनफ नॉलेज देने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, और अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ओके। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक, बोथ मेल एंड फीमेल gametes आर नेसेसरी। मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स क्या होते हैं इसमें, नेसेसरी होते हैं। अब यहाँ पे टर्म यूज हुआ है गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स को हम लोग गोनेड्स के नाम से भी जानते हैं, गोनेड्स या फिर सेक्स सेल्स, ठीक है। अब देखिए मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में मेल गैमेट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, और एनिमल्स में, ह्यूमंस में क्या कहते हैं, स्पर्म, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, फीमेल गैमेट की, तो वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल, सब में हम इसे कहते हैं ओवा या फिर एग, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हमें स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है, समझना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज sexual reproduction in flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट्स में वैसे प्लांट्स जो कि क्या देते हैं, फूल देते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इससे हमें समझना है। सबसे पहले हमें ये समझना है दैट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट मींस
involvement of male and female गैमेट्स इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट क्या होता है, तो मेल गैमेट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, तो मेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है प्लांट्स में, और फीमेल गैमेट कौन सा होता है, तो फीमेल गैमेट चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, सब में होगा, एक नाम से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन सा प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है, इनका सीड किससे कवर्ड होता है, ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है वो कवर होता है, कवर्ड होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरी, ओवरी के प्रेजेंट होने की वजह से इन प्लांट्स का सीड कवर होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। इनफैक्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, वो रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, तो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। अब हमें समझना है फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर हम लोग आपको कहेंगे डायरेक्ट फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर तो फूल होता है, लेकिन फ्लावर में कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, कैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं फ्लावर के बारे में, फ्लावर होता क्या है, ठीक है। फ्लावर कैसा पार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कैसा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। एक प्लांट का जो फ्लावर होता है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसके पास मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर की क्या होती है, मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर भी 2 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर कितने टाइप का होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ reproductive organ, flower is of 2 types। फ्लावर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मोनोइसियस फ्लावर, और सेकंड होता है डायोइसियस फ्लावर, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं समझना मोनोइसियस फ्लावर क्या होता है। सो व्हाट इज मोनोइसियस फ्लावर, देखिए मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर हम लोग इसे कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मोनोइसियस फ्लावर को। फर्स्ट पार्ट होता है एसेसरी रोल, और सेकंड पार्ट होता है नेसेसरी रोल, ठीक। एसेसरी रोल में फ्लावर के 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट आ जाता है कैलिक्स, और सेकंड आता है कोरोला, और नेसेसरी रोल में आता है एंड्रोइसियम, और सेकंड गाइनोइसियम। तो चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं, व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोइसियम एंड व्हाट इज गाइनोइसियम, ओके। देखिए कैलिक्स को हम लोग सेपल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेपल। सेपल किस कलर का होता है, तो सेपल ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसे ग्रीन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए कैलिक्स किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हम इन सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कैलिक्स किसको कहते हैं प्लांट फ्लावर में, ठीक है। देखिए आप देखे होंगे कि जैसे आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर ले लीजिए, हिबिस्कस के फ्लावर में जहां से पेटल्स स्टार्ट होती है, पंखुड़ियां स्टार्ट होती है, तो उसके जो नीचे का हिस्सा होता है जिससे पंखुड़ियां बाइंडेड होती है, तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स
ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पार्ट आपको देखने होंगे, उसे हम कैलिक्स कहते हैं, सेपल भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज कोरोला। तो कोरोला को हम लोग पेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। पेटल मींस सेंस पंखुड़ियां, जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें कोरोला कहते हैं, पेटल। ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से ये किस कलर, मतलब ये कलरफुल होता है। आप देखते होंगे हर फ्लावर का कलर अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं नेसेसरी रोल में। तो ये तो एसएसटी रोल और नेसेसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल कौन सा है, ये हम समझते हैं। दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का। और वहीं अगर हम बात करें गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम क्या होती है? क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे डायोइसियस के बारे में समझना है, तो हम यहाँ समझ लेते हैं व्हाट इज डायोइसियस फ्लावर, ठीक है। कुछ ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं समझना है। सेकंड है डायोइसियस फ्लावर। इसे हम यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर भी, इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। इन द सेंस कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है अगर प्रेजेंट रहेगा किसी फ्लावर पे, तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रहेगा, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, सिंपल सी बात है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। देखिए फ्लावर जो होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर इज ऑफ टू टाइप्स। फ्लावर को टू टाइप में डिवाइड किया गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे। फर्स्ट इज मोनोसियस एंड सेकंड वन इज डाइसियस फ्लावर। मोनोसियस फ्लावर is also known as bisexual flower or complete flower, in which both male and female reproductive organ is present in one flower. Okay. Monoecious flower can be divided into two types, two wholes. First one is accessory whole and second one is necessary whole. Accessory whole consists calyx as well as corolla. Calyx is also known as sepal. It is green in color due to presence of chlorophyll pigment. And corolla is also known as petal. It is colorful due to presence of anthocyanin pigment. Second one is necessary role. Necessary role consists of two parts, that is androecium and gynoecium. Androecium is male reproductive organ of any angiospermic plant, or gynoecium is the female reproductive organ of any angiospermic plant. Now we have to discuss about what is dioecious flower. Dioecious flower is also known as unisexual or incomplete flower, in which male or female gamete, either one of them is present. Okay. On any flower, either male gamete or female gamete is present. Reproductive part is present. Okay. Example is Cucurbita maxima. So, चलिए हम बना लेते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओके, जिससे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो सके और हम समझ सकें कि फ्लावर के कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल समझ सकें, ओके। सो जैसे मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को भी ड्रॉ करना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी इसे, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the structure of diagrammatic representation of a फ्लावर। तो ये क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का, ठीक है। इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज पेटल, यहाँ पे क्या है? एंथर। Here this is filament. This one is stigma. Here this is style, and here is the presence of ovary. Also here ovule, and this one is net.
नेक्टिफेरस एरिया, नेक्टिफेरस एरिया एंड here is the presence of सेपल। ओके, देखिए तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक फ्लावर का। फ्लावर सबसे पहले प्रेजेंट पेटल का। पेटल क्या होता है? कंपोजिशन, यानी कि जो भी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या है? पेटल। पेटल के बाद देखिए मेल स्ट्रक्चर ये रहा, ये जो प्रेजेंट्स है ये सब मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेल स्ट्रक्चर के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एंथर, और नीचे की जो स्टिकी पार्ट है ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? फीमेल पार्ट का है, ठीक है। ये फर्स्ट सबसे ऊपर का स्पेस का पार्ट है वो स्टिग्मा। ये पाइपलाइन स्टिकी पार्ट जो है ये कहते हैं हम इसे स्टाइल, ठीक है। और ये नीचे में प्रेजेंस है ओवरी का, और ओवरी में ही प्रेजेंस होता है ओव्यूल का। और ये जो सर्कल टाइप आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये होता है नेक्टिफेरस एरिया, जहां पे पॉलन ग्रेन आकर क्या होता है? अटैच होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखिए फ्लावर के पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही है। तो इस टाइप के देखिए फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले एक वर्ड है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, हम समझ लेते हैं क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ही क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। एंड्रोइसियम में क्या होता है? देखिए अब हमें समझना है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करते हैं समझना, उसके बाद हम जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवर फिनिश कर लेंगे तब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, ये होता क्या है? स्टेमेन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चलिए अगर हम डीप स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टेमेन का। तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। ये क्या है? स्टेमेन, ठीक है। दिस वन इज स्टेमेन इन विच दिस वन इज एंथर, और ये क्या है? फिलामेंट। ओके, यहाँ एंथर है और नीचे फिलामेंट। देखिए स्टेमेन जो होता है वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं ये हेल्पफुल होता है किस चीज में? ये स्टेमेन में जो फिलामेंट होता है ये हेल्पफुल होता है अटैच करने के लिए एंथर सेट को किससे? फ्लावर से। एंथर सेट को फ्लावर से अटैच करने में कौन हेल्पफुल होता है? फिलामेंट हेल्पफुल होता है, जो कि लॉन्ग स्टिकी पार्ट होता है। और वही अगर हम बात करें, देखिए हमें माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द आवर न्यू टॉपिक दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? So first we have to draw the structure of microsporangium. इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। कितनी लेयर्स प्रेजेंट करती हैं? 3 लेयर्स प्रेजेंट करती हैं। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का। ओके, ये होती है कलेक्टिव, outer layer is epidermis, middle layer endothermis, this one is sporogenous tissue, and this one is tapetum layer.
टैपेटम लेयर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए, जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं किसी भी एंथ्रासैक का, जब हम एंथ्रासैक का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये किस तरीके का होता है, सर्कुलर होता है आउटलाइन में, और इसे हम 4 लोब में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, हमने किसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेते हैं एंथ्रासैक का, ठीक है। एंथ्रासैक का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये 4 लोब में डिवाइड होता है, 4 लोब में डिवाइडेड होते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, देखिए 1 2 3 4 ये 4 लोब है जिसमें डिवाइड होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और सभी लोब जो होते हैं ना, सभी लोब वो 4 लेयर से बाउंडेड होते हैं, 4 लेयर से बाउंडेड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन सभी लेयर्स को हम समझ लेते हैं कौन सी लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद आती है एपिथीसियम, फिर आती है मिडिल लेयर, और उसके बाद टैपेटम। टैपेटम को हम लोग न्यूक्लिएटिव लेयर भी कहते हैं। कौन सी लेयर, न्यूक्लिएटिव लेयर भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथर्मिस, और फिर देखिए एंडोथर्मिस को हम लोग एपिथीसियम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है टैपेटम, यानी कि न्यूक्लिएटिव लेयर। ओके, तो टैपेटम लेयर को हम लोग न्यूक्लिएटिव लेयर क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो टैपेटम लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन डेवलप, यानी पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो डेवलप हो रहा है उसको ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन, टैपेटम लेयर, ठीक है। इसीलिए हम उसको कहते हैं न्यूट्रिटिव लेयर भी। ओके, देखिए टैपेटम लेयर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। कभी कभी क्या होता है कि पॉलन सेल की जो आउटलाइन होती है वो डिस्पर्जन कर जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमियम सेल। तो इसे हम इसको इरेज कर देते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में। देखिए, एक मैं नोट करने जा रही हूँ पॉइंट, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। नोट करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है ना कि टैपेटम लेयर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। जो टैपेटम लेयर होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है और कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। पॉलन सेक की कुछ आउटलाइन जो होती है ना वो क्या कर जाती है, डिस्पर्जन करती है, डिस्पर्जन कर जाती है। कहाँ पे, इनर साइड में ही। और इस प्रोसेस को हम मतलब इसको हम कहते हैं स्ट्रोमियम सेल। जैसे ही वो डिस्पर्जन कर जाती है तो क्या हो जाता है, स्ट्रोमियम सेल डेवलप कर जाता है, ठीक है। और स्ट्रोमियम सेल जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है और मेल बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर आ जाता है। देखिए, और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या होता है, ये कैसा टिश्यू है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट करता है किसको, पॉलन सेक को। पॉलन सेक को सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रल सेल में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी पॉलन सेक होते हैं, पॉलन सेक जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं। और मियोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाते हैं, तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, तो जब पॉलन सेक जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन कर जाते हैं तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो अभी हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन जो कि डेवलप हो रहा है कहां से न्यूट्रिशन लेता है, तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं न्यूट्रिटिव लेयर से, यानी कि टैपेटम लेयर से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन लेता है तो आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, जैसे ही ये न्यूट्रिशन लेता है ये क्या होता है, कम आउटसाइड, यानी कि ये डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है और इनफ न्यूट्रिशन वो खा लेता है तो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक। अब हमें डिटेल स्टडी करनी है पॉलन ग्रेन के बारे में। सो व्हाट इज पॉलन ग्रेन, सो लेट्स स्टार्ट to discuss about pollen grain. So our next topic is pollen grain. pollen grain जो होता है उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। pollen grain का स्ट्रक्चर, तो pollen grain का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल एंड देन zigzag लेयर। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं सिखा रही हूँ। आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए, ओके।
स्ट्रक्चर किसका, पॉलन ग्रेन का, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया. दिस वन इज germ pore. This one is outer layer is एक्साइन, जिसे हम स्पोरोपोलेनिन भी कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन. दिस लेयर इज इंटाइन, जिसे हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं. दिस वन इज न्यूक्लियस एंड लेयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. So this is the structure of pollen grain. Okay, देखिए pollen grain क्या होता है, तो pollen grain जो होता है ना वो haploid male gamete होता है. कैसा male gamete, तो haploid male gamete. ओके, pollen grain is the haploid male gamete और it is bounded by two layers. That is outer layer is axine. Axine is also known as sporopollen and inner layer is known as antine. Antine is also known as pectocellulose. Okay, axine के पास जैसा कि हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सब स्ट्रक्चर्स, डॉटेड स्ट्रक्चर ये क्या है, तो पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं जर्म पोर. जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब कम आउटसाइड. ठीक है, तो जर्म पोर के ही थ्रू, ये जर्म पोर है, इसके थ्रू ही, थ्रू विच क्या होता है, पॉलन ट्यूब कम आउटसाइड. इसी के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब बाहर आता है. एक्साइन जो होती है ना वो टफ लेयर होती है. ठीक है, यानी कि हार्ड लेयर होती है. और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एंटाइन के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं. ओके, तो इस बात को हमें एकदम माइंड सेट कर लेना है इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए सबसे पहले क्या है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है. ये दो लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है. फर्स्ट लेयर इंटाइन, सॉरी आउटर लेयर एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन भी इसे कहते हैं. एक्साइन जो होती है टफ लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है. ओके, और एक्साइन के ऊपर क्या होते हैं, जर्म पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. जर्म पोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को बाहर आने में. और एंटाइन जो होती है वो एंटाइन को हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं, जो इनर लेयर होती है. और एंटाइन के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट सब कुछ प्रेजेंट रहता है. तो ये था स्ट्रक्चर किसका, पॉलन ग्रेन का. ये स्टडी थी पॉलन ग्रेन के बारे में. अब हमें समझना है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से पहले डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलन ग्रेन का, तो ये हम समझ लेते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है. देखिए पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. इसलिए सबसे पहले पॉलन ग्रेन क्या करता है, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन कर जाता है. माइटोटिक डिवीजन करता है तो फॉर्मिंग टू सेल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से टू सेल स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है. ओके, और ये टू सेल स्ट्रक्चर में जो लार्जर सेल होता है ना, लार्जर सेल, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं. वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं. और यही जो लार्जर सेल यानी कि वेजिटेटिव बॉडी होती है ये मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और क्या बना देती है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाती है. एंड और फिर क्या होता है कि लार्जर सेल था और जो स्मॉलर सेल होता है इसका, जिसे हम रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कहते हैं. क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कहते हैं. ये रिप्रोडक्टिव बॉडी फिर से डिवीजन कर जाती है और डिवीजन करके कौन सा डिवीजन करती है, तो वर्टिकल डिवीजन करती है. और डिवीजन करने के बाद टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बना देती है. टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाती है जिसे मेल गैमेट कहते हैं. क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं. ओके, इतना क्लियर है. आई होप इतना आप लोग क्लियर होगा कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन क्या होता है कि एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, जिसमें टू सेल स्ट्रक्चर बन जाता है. जो लार्जर सेल होता है उसे हम वेजिटेटिव बॉडी भी कहते हैं और ये मॉडिफाई हो जाता है और पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. और वही जो स्मॉलर सेल होता है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी कहलाता है, जो कि वर्टिकल डिवीजन कर जाता है. और वर्टिकल डिवीजन करने के बाद
टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी कन्वर्ट करता है, जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉलन ग्रेन ना, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना और जानना जरूरी है। ह्यूमंस के अंदर पॉलन ग्रेन डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डिजीज कॉज करता है। देखिए सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है, किसी किसी को पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है, और उन्हें क्या होता है, कोई भी फूल जो होता है जब वो उसे स्मेल करते हैं तो उससे उनको एलर्जी फील होने लगती है, तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, और क्या होता है, अस्थमा कॉज हो जाता है, अस्थमा। ओके, एज वेल एज किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी की स्किन डैमेज कर जाती है, तो ऐसी कुछ डिजीज कौन कॉज करता है? तो पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से कौन सी डिजीज होती है? एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, और स्किन भी किसी किसी की डैमेज कर जाती है। इनफैक्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए हम लोग इसे मेडिकल यूज में भी लाते हैं, मेडिकल यूज में लाते हैं। क्या बनाने के लिए? तो एग्जांपल में सिरप बनाने के लिए, कफ सिरप वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि अस्थमा जैसी बीमारी और स्किन डैमेज एलर्जी पॉलन ग्रेन कॉज करता है, तो हम इसे मेडिकल यूज में कैसे ला सकते हैं? तो हाँ, हम इसे मेडिकल यूज में ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को इससे एलर्जी हो, हर इंसान को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। तो वैसे ही पॉलन ग्रेन से जिसे एलर्जी ना हो वो क्या यूज कर सकता है? ये कफ सिरप, ऐसे सिरप यूज कर सकता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, पॉलन बैंक क्या होता है कि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन स्टोर्ड इन अ नाइट्रोजन लिक्विड एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर। इट इज यूज्ड इन अ क्रॉप ब्रीडिंग एज वेल एज फॉर्मिंग टू हाइब्रिड प्लांट। देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन बैंक जो होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन उसमें स्टोर होता है। ठीक है, किस लिक्विड में? तो नाइट्रोजन के लिक्विड में। टेंपरेचर क्या होता है? 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे। इसको हम यूज क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन हम लोग यूज किस में लाते हैं? तो क्रॉप ब्रीडिंग में। क्रॉप ब्रीडिंग क्या होता है? यानी कि क्रॉप में रिप्रोडक्शन कराना, और टू हाइब्रिड प्लांट को बनाने में हम लोग पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज ओवर एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोस्ट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज़ आप लोग एक सब्सक्राइब करिए और लोग शेयर करिए, इस चीज से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने भी बच्चे 9 to 12 सबको चैनल शेयर करिए, सभी के लिए वीडियोस अवेलेबल है इसमें बायोलॉजी की। ओके, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ लैंडर सेक्शन ऑफ ओव्यूलेट स्टेज। ओके, इसे कहते हैं सीमा, दिस वन इज स्टाइल ओवी ओव्यूल न्यूक्लियस एग फिलिमा ऑपरेटस सिमेट्रिक सेल पोलर फिंगरिंग एंडोसाइट एंटीपोलर सेल। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेंस क्या होता है? पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल, गाइनोइसियम, गाइनोइसियम हम लोग किसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही कहते हैं। ओके, अब हमें इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, इसे हम कुछ टाइम के लिए इरेज करते हैं और फिर आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जो हम आगे के टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेंस गाइनोइसियम, राइट? गाइनोइसियम, गाइनोइसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए अगर गाइनोइसियम के पास कितने कार्पेल हो? 1 कार्पेल हो, तो इन्हें हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक, मोनोकार्पेलरी। और अगर गाइनोइसियम के पास मोर देन 2 कार्पेल हो, कितने? मोर देन 2 कार्पेल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी गाइनोइसियम के पास 1 कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर 2 से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल, इससे हम कितने
पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। तो इन तीनों के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, व्हाट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है। कैसा पार्ट? एंटीरियर पार्ट होता है। इसे हम रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किस चीज में? पॉलन ग्रेन को क्या करने में? स्टिक करने में, ठीक है। और ये स्टिग्मा क्या बनाता है? फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है? तो स्टिग्मा करता है, ठीक है। तो स्टिग्मा के बारे में समझ में आया कि स्टिग्मा क्या करता है। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है किसी भी टिश्यू का। रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी इसी को कहते हैं, म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिससे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिक हो पाता है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वही बात आती है स्टाइल की। व्हाट इज स्टाइल? तो स्टिग्मा आप लोगों का क्लियर हो चुका। ये सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ क्या होता है? टिश्यू। सिलिंड्रिकल पार्ट होता है टिश्यू का। ये सिर्फ क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है, कनेक्टिव लिंक होता है इसके बीच में, बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, अब अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी क्या होता है? ये स्वेलन पार्ट ऑफ स्टिक होता है, स्वेलन पार्ट ऑफ स्टिक, यानी कि स्टिक का हल्का फुला हुआ पार्ट होता है। इसे हम चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, आल्सो नोन एज चीफ reproductive system. Okay, as well as inside ovary क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या? मेगा स्पोरेंजियम। ओके, देखिए ओवरी जो होता है स्वेलन पार्ट होता है टिश्यू का, और इसको हम लोग चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर करते हैं मेगा स्पोरेंजियम के थ्रू, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में डिटेल स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट मेगा स्पोरेंजियम। वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरेंजियम, इट मींस ओव्यूल। ओके, एक बात तो आपको ध्यान रखिएगा कि ओव्यूल जो होता है ना वो लार्जर होता है, लार्जर देन मेल गैमेट। मेल गैमेट से बड़ा कौन होता है? ओव्यूल होता है, ठीक है। ये जो होता है ओव्यूल, ये अटैच्ड विद ओवरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, ठीक। और ये प्लेसेंटा जो कनेक्ट करता है, मतलब ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं नोन एज फ्यूनिकल। ओके, देखिए अब ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू? कौन जोड़ के रखता है? तो उसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम जो है वो ओव्यूल को और फ्यूनिकल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, ठीक है। ये समझ में आया। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के भी तो पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ओव्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं ये स्टडी कर लेते हैं। ओव्यूल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोपाइल, सेकंड वन इज शलाजा एंड थर्ड वन इज फ्यूनिकल। ओके, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। व्हाट इज माइक्रोपाइल, व्हाट इज शलाजा एंड व्हाट इज फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एन ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल की ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, कौन? माइक्रोपाइल। ओके, अगर हम बात करें शलाजा की, शलाजा इनकी क्या होता है? तो ये वेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। कैसा पार्ट होता है? वेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल। और अगर हम बात करें फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड हाइलम।
ओव्यूल और हाइलम के बीच जो कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सेक जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि 7 से 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल होती है जो कि चलाजा इंड के ठीक नीचे पाई जाती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, ओके। और सिनर्जिड सेल जो होते हैं वो भी 2 नंबर में होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइल इंड के साइड, और जिसमें से 1 जो होता है वो एक्सेल होता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है सिनर्जिड सेल के एपेक्स पे, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग एपरेटस। एग एपरेटस जो होता है वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें से 2 जो होता है वो सिनर्जिड सेल होता है और 1 एग सेल होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिलिफॉर्म ऑफ एपरेटस। इट इज सीरिया लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है सीरिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करें मेल गैमेट को, ओके। अब यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है कि जब कार्पेल जो होते हैं फ्री होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ईच लॉक्यूल में, तो उससे हम कहते हैं एपोकार्पस। मीन्स व्हेन कार्पेल्स आर फ्री एंड प्रेजेंट इन ईच लॉक्यूल इज नोन एज एपोकार्पस। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिनकार्पस? सो व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज टू ईच अदर, जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उससे हम कहते हैं सिनकार्पस। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है यानी कि पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है, स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया ही होगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या स्टार्ट करना है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हमें यही स्टडी करना है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, तो देखिए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एज सेम एज लाइक इज ओन इंडिविजुअल, ठीक है। अपने ही तरह एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे देना है, क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिप्रोडक्शन, इसमें एक टर्म आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स को हम लोग गोनेड्स या फिर सेक्स सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेल गैमेट एंड सेकंड वन इज फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा या फिर एग, दोनों एक ही चीज है, इसको ओवा और नाम से जानते हैं। मेल गैमेट क्या होता है, तो स्पर्म, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट डेवलप्स इनटू इसमें एम्ब्रियो में, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस इसकी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम लोग को यही स्टार्ट करना है, इसी प्रोसेस को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके स्ट्रक्चर, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, कौन सी साइकिल रिप्रोडक्टिव फेज क्या क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए अब एक टर्म आता है प्यूबर्टी स्टेज। क्या है ये प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। तो देखिए जब मेल या फिर फीमेल कोई भी गर्ल या फिर बॉय अपने एडल्ट स्टेज में आते हैं, किस स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, तो उसी एडल्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। एज क्या होती है, तो एज ऑफ मेल की अगर हम बात करें तो ये होती है 15 to 16, और अगर हम बात करें एज ऑफ फीमेल की तो ये है 13 to 14, ठीक है। देखिए जब मेल की एज 15 to 16 होती है, 15 या 16, और फीमेल की एज 13 और 14 हो जाती है, ठीक है, तब इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो चेंजेस सबसे पहले चलिए हम समझना शुरू करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो हम चेंजेस किसमें समझेंगे, देखिए चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान क्या हो रहा है ना, चेंजेस हो रहे हैं। तो किसमें इधर हम समझते हैं मेल, और वही इधर क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है गैमेट्स फॉर्म, गैमेट्स फॉर्म होने लगते हैं। कौन सा गैमेट होता है, स्पर्म
और स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और इसमें भी गैमेट्स क्या होने लगते हैं? फॉर्म होने लगते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म्ड। कौन सा गैमेट? तो ओवा या फिर एग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis। ठीक है, और क्या होता है कि मेल में बियर्ड्स, माउथ ट्रैक इन द सेंस मूंछ, और मसल्स, हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर्स ऑन बॉडी, ये सब क्या होने लगते हैं? डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की ब्रेस्ट, हेयर्स ऑन बॉडी, ये सब क्या होने लगते हैं? डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेल की जो वॉइस होती है ना, वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है, और फीमेल्स की वॉइस थिन बन जाती है। ठीक है, इनफैक्ट मेल्स में या फिर फीमेल्स दोनों में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, यानी कि पसीना ज्यादा होने लगता है, और इमोशनल अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट सेम वैसे ही फीमेल में भी स्वेट ग्लैंड क्या होती है? एक्टिव हो जाती है, और इमोशनल अटैचमेंट होने लगता है। ठीक है, ये किसके दौरान चेंजेस है? तो प्यूबर्टी यानी कि एडल्ट स्टेज में, एडल्ट एज में ये सब चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखिए, प्यूबर्टी स्टेज को हम लोग एडल्ट स्टेज भी कहते हैं। इसकी एज क्या होती है? तो मेल की एज होती है 15 to 16 और फीमेल की एज होती है 13 to 14। इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं कि मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्म गैमेट फॉर्म हो जाता है। और वही फीमेल्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कौन सी प्रोसेस है? तो oogenesis, जिसे हम ओवाजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस से ओवा एग का फॉर्मेशन हो जाता है। बियर्ड्स, मॉइस्चर, मसल्स जो होती है बॉडी पार्ट्स में, आर्म्स में, थिक्स में, ये सब में मसल्स डेवलप करने लगती हैं। बॉडी पे हेयर्स डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, सेम वैसे फीमेल में ब्रेस्ट, हेयर्स ऑन बॉडी, ये सब डेवलप करने लगते हैं। अगर हम बात करें वॉइस की, तो मेल की वॉइस थिक हो जाती है और फीमेल की वॉइस थिन हो जाती है। स्वेट ग्लैंड की बात करें, स्वेट ग्लैंड जो होता है वो मोर एक्टिव हो जाता है, यानी कि पसीने ज्यादा होने लगते हैं, और इमोशनल अटैचमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंजेस थे प्यूबर्टी स्टेज में। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी 2 टाइप के होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब हमें स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना। तो उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव। और देखिए जितने भी डायग्राम्स मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी, आप लोगों को ये मेक श्योर हो जाना है कि वो सभी डायग्राम्स क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब डायग्राम्स पूछते हैं। इनफैक्ट 5 मार्क्स गेन करने के लिए डायग्राम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे लर्न करते रहिएगा, डायग्राम को समझते रहिएगा ध्यान से, और अपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ करते रहिए। इससे आप लोगों के लिए इजी टू लर्न हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डायग्राम होता है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो मैं जिस वे में इसे ड्रॉ कर रही हूँ ये बहुत ही इजी वे है, और एक्चुअली ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ये एग्जाम में पूछता है। इनफैक्ट कभी कभी 5 मार्क्स का और मोस्ट ऑफ टाइम ये 10 मार्क्स का भी पूछ देता है। ठीक है, वेल डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसे आप लोग ड्रॉ करिए जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ईजी वे है और आप लोग इससे आसानी से सीख सकते हैं। तो आप लोग इसे ड्रॉ करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास 9 से 12 तक के बच्चों में इसे शेयर भी करिए। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस अपलोड करने के लिए। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके उसका और भी ईजी वे में आप लोगों के लेकर के आऊँगी। ठीक है,
देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इजी टू लर्न है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज semivesical, here this one is prostate, here this one is vulvourethral gland, this one is urethra, here is the presence of testes, this one is the presence of foreskin, this one is glans penis, here is the presence of testicular lobules, this one is reed testis, lining is known as vasa efferentia, this structure is known as epididymis, this tube is vas deferens and this one is ureter। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, मैं इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो कुछ मैं पॉइंट्स ऐसे भी बोलूंगी जिन्हें मैं नोट डाउन तो नहीं करूंगी, पर आपको इन्हें क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? आउटसाइड में, क्योंकि इसी में कौन सी प्रोसेस होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए बिलो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। देखिए टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, इतना तो आप बता देंगे, लेकिन क्यों प्रेजेंट रहता है मेल बॉडी के बाहर? क्योंकि इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस के लिए मेल बॉडी से 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। और ये स्पेशल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ये जो एक स्पेशल मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सैक्रोटम सैक। सैक्रोटम सैक क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह से काम करता है। किसके लिए? मेल टेस्टिस के लिए, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर की होती है। देखिए इसकी जो लेंथ होती है टेस्टिस की, ये 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है, वाइड होता है, और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। कौन? टेस्टिस, ठीक है। इसका जो वेट होता है ये 10 से 15 ग्राम का होता है, जो कि पिंक कलर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस का मेन काम यही है कि इसके अंदर स्पर्म की प्रोसेस होती है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो बिलो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है मेल बॉडी कंपैरिजन में। ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इतना ही हमें समझना है। ये आफ्टर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सैक्रोटम सैक, ठीक है। ये मोर देन इनफ है हमारे क्लास लेंथ के लिए, ठीक है। देखिए टेस्टिस में ना सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, यहीं पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो टेस्टिस में एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है, यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये जो है वास डिफरेंशिया, ये है ना वास डिफरेंशिया, ये कैसा है? थिन होता है, थिन ट्यूब होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो कैरी ऑन होता है, यानी कि इसी में रहता है कौन? स्पर्म, ठीक है। इसमें वास डिफरेंशिया में वास डिफरेंस जो होता है वो वास इंफरेंशिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है? थिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा थिक होता है। और इसी में स्पर्म जो होता है वो कैरी होता है, कैरी स्पर्म, ठीक है। इतना समझ में आया? वो पॉइंट जहाँ पे वास डिफरेंस जो है वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया है, ये पॉइंट को वास डिफरेंस है, इसमें जो कन्वर्ट हो गया इधर आकर के, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा फ्लोइडक्ट, इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इजेक्टा फ्लोइडक्ट। अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस, ये क्या करता है? टेस्टिस को कवर करता है, टेस्टिस को
कवर करता है, ठीक है। बस इतना ही इसका काम होता है कि टेस्टिस को कवर करके रखता है, ठीक है। अब देखिए इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा क्या करता है, ये 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, एक्सक्रीशन के लिए, तो यूरिन एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। यूरिन को ये क्या करता है, आउटसाइड बॉडी एक्सक्रीट कर देता है। अब वही अगर हम बात करें सेमिनल वेसाइकल की, तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है, सेमिनल वेसाइकल ये हिस्सा, ये दोनों पार्ट, इसमें स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है। और सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, क्योंकि इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिटोनिन सब पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्पर्म को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये एसिडिक बनाता है। अब बात करें आप प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए जो ग्लैंड्स पाई जा रही है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, ये स्पर्म को एसिडिक बनाने का काम करती है। ये किस चीज में हेल्प करती है, स्पर्म को एसिडिक बनाने में। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रिस्पॉन्सिबल होती है ये रिमूव द एसिडिटी ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। अब वही अगर हम बात करें पेनिस की, तो पेनिस क्या होता है, इसे हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। समझ में आया, पूरा मेल गैमेट, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब मेल की एज 45 रहती है, 40 45, तब क्या होता है ना कि उसमें जो इनकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो साइज में इंक्रीज करने लगती है और यूरेथ्रा को ये ओवरलैप कर देती है, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है साइज में इंक्रीज करेगी, और ये ऐसे इंक्रीज करती है कि जो यूरेथ्रा है इसको ये ओवरलैप कर देती है, और ओवरलैप करने की वजह से यूरिन का सिक्रीशन करता है, उस सिक्रीशन को ये क्या करती है, रोक देती है। स्पर्म के पेनिट्रेशन, स्पर्म जो है वो जो रिलीज हो रहा है उसको ये रोक देती है। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती है, पेन वगैरह होने लगता है, तो इसको सर्जिकली या फिर मेडिसिनली ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट। Female reproductive system. So this is the structure of female reproductive organ. Okay. इसकी हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। This is uterine fundus. This one is isthmus. Here is the presence of ambula, and this one is infundibulum. और इन तीनों को हम लोग एक साथ मिला कर कहते हैं fallopian tube. This one is Fibrilary canal. Here is the presence of ovary. देखिए दोनों साइड ओवरी प्रेजेंट है। This one is cervix. Here is the presence of cervical canal. This one is vagina. Inner layer is known as endometrium, myometrium, and outer layer is perimetrium. ओके, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ओके, ओवरी
कैसी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से समझना। ओवरी ओवरी कैसी होती है, 8 mm थिक होती है, ठीक है, 8 mm थिक होती है और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये यूटेरस से अटैच होती है थ्रू ओविडक्ट। ओके, ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ही फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ओवरी जब फीमेल अपने मदर के वोम में रहती है तभी उसके अंदर ओवा एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो रिलीज नहीं होता है। रिलीज कब होता है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है तब वो रिलीज होना स्टार्ट होता है पर मंथ, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अभी, इसके जस्ट बाद हमारे वही टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ओवरी का सिर्फ यही काम होता है कि वो ओवा एग का फॉर्मेशन करती है। कौन सी प्रोसेस है, तो oogenesis की या फिर ओवाजेनेसिस, जो भी आप कह लीजिए उस प्रोसेस से। ठीक है, बहुत डिटेल हमें नहीं जानना है कैसे प्रोसेस, कैसे फॉर्मेशन करती है, ये सब हमें डिटेल जानना है क्लास 12 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूटेराइन फंडस यानी कि यूटेरस, ओम, इसे हम मदर ओम कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, वेजाइना है। वेजाइना क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ से स्पर्म एंटर किया, स्पर्म यहाँ से एंटर किया, स्पर्म जाएगा सीधा स्टमक में, वही यहीं से ओवरी रिलीज होकर क्या आएगी, फंडिकुलम सैंपल और एम्पुला से स्टमक, यहाँ पे हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, स्टमक में, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ये जाइगोट बन गया, ये कहाँ आ जाएगा, यूटेरस में, और यूटेरस में इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये लाइनिंग यहाँ से क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी, और जैसे ही ये लाइनिंग यहाँ से ब्रेक करेगी इस बच्चे का जन्म जो होगा वो इस प्रोसेस के थ्रू होगा। अब यहाँ पे आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, देखिए ये लाइनिंग, ये अंदर वाली एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ये क्या हो जाती है, उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है, और सर्विक्स क्या होता है, और तेजी से अपने आप को एक्सटेंड करने लगता है सर्विक्स। ठीक है, अपने आप को जितना हो सकता है उतना एक्सटेंड करता है, जब एक्सटेंड करता है तो ये क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है और एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब आपके अंदर ये डाउट है कि ये जो बॉल, एंडोमेट्रियम बॉल जो यहाँ से ब्रेक की है, ये बॉल का आखिर होता क्या होगा, तो ये बॉल भी ब्लड के साथ साथ बॉडी से बाहर आ जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए हम समझते हैं कि तब क्या होगा जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से आया लेकिन फीमेल ने कोई कॉपुलेशन नहीं की, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो उस एग का क्या होगा, चलिए हम ये समझते हैं। इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, तो मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, एग रप्चर करेगा। देखिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं डे, ठीक है, यहाँ पे है डे 1, यहाँ है डे 7, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है डे 1 और यहाँ होता है डे 28, फिर यहाँ डे 1 और ये डे 7। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो एग रहता है, जो कि मतलब यहाँ लिख लेते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग जो रहता है, ये रिलीज कर जाता है, रिलीज आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी से रिलीज कर जाता है। ठीक है, किसके साथ, ब्लड के साथ, ब्लड भी रिलीज कर जाता है। ये साइकिल कितने दिन के लिए चलती है, तो 5 to 7 डेज के लिए चलती है। जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो इसे हम कहते हैं मेनाज, और जब ये साइकिल स्टॉप होती है तो इसे हम कहते हैं मेनापॉज। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 1 to 7 डेज साइकिल चली, यानी कि ब्लड रेगुलरली रिलीज हुआ। अब रिलीज हुआ इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे एंड हुई। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हुई 7 डेज से। फिर यहाँ से डे 1 स्टार्ट है, डे 14 तक, 1 से 14 तक अगर कोई फीमेल पॉपुलेशन करती भी है, इस बार उसके अंदर एंटर करता भी है, तो सेफ पॉपुलेशन यानी कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी। लेकिन 14 दिन के बाद 28 दिन तक एक आ गया रहता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, स्टमक में एक आ गया रहता है, इसलिए यहाँ प्रेगनेंसी होगी, जी बिल्कुल होगी। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तब तो ये डे 7 तक नहीं चलेगा और ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये रेगुलरली चलता रहेगा। ठीक है, देखिए प्रेगनेंसी जो है जब स्टार्ट हो जाती है ना, तो 9 मंथ के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रेगुलरली 15 या फिर 45 डेज के लिए रहती है। तो ये था आपका चैप्टर
ठीक है। चैप्टर यहीं फिनिश होता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना।